नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी बात करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है उनको फासिस्ट, डिक्टेटर, अधिनायकवादी, सत्ता का केंद्रीकरण करने वाला और जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, आज़ादी के आंदोलन की पार्टी की नेता, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, उनको सबसे पहले फासिस्ट किसने कहा था? क्या किसी जनसंघ के नेता ने कहा था? क्या किसी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने? कोई भी, जो उस समय पार्टियां थीं जितनी भी, उनमें से किसी ने कहा था? बिल्कुल नहीं। मैं बताऊंगा, और ये बात बताऊंगा, केरल में पहली बार बनी 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। उस समय तक CPI का विभाजन नहीं हुआ था, CPM नहीं बनी थी, एक ही पार्टी थी। तो उसकी सरकार 1957 में बनी केरल में, 1957 में। पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट्स की मदद से सरकार बनी, और दुनिया में ये पहली सरकार थी जो चुनाव के जरिए बनी कम्युनिस्टों की। वरना तो जो है, या तो हिंसा के जरिए या जबरन कब्जा करके सरकारें बनती रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। तो भारत में, बल्कि दुनिया में ये पहली सरकार थी, भारत में भी पहली थी। और उसके मुख्यमंत्री बने EMS नंबूदरीपाद। सत्ता में आने के बाद उन्होंने लंबे समय से अलग अलग पार्टियां जो वादा करती रही थी लैंड रिफॉर्म का, वो लैंड रिफॉर्म लागू किया। उसके अलावा और जो है उन्होंने सुधार के कार्यक्रम लागू किए। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहा। उसके लिए एजुकेशन बिल लेकर आए। उस एजुकेशन बिल का मकसद था कि जो स्कूल और कॉलेजेस बड़ी संख्या में थे, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उन पर शिकंजा कसना। और ये स्कूल और कॉलेज चलाते कौन थे? मुस्लिम लीग के लोग, चर्च के जरिए, मिशनरी चर्च के जरिए, और नायर सेवा समिति, जो केरल की थी, बहुत जो है ताकतवर संस्था थी। इन लोगों को लगा कि ये जो बिल आया है, इससे हमारी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो प्रभुत्व है वो चला जाएगा। इन्होंने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। आंदोलन धीरे धीरे जो है जोर पकड़ने लगा। इसी बीच में नंबूदरीपाद सरकार ने एक और काम किया, जो उसके लिए शायद जो है सबसे बड़ी समस्या बना, और वो ये कि स्कूलों और कॉलेजेस से महात्मा गांधी की फ़ोटो हटाकर मार्क्स और लेनिन की फ़ोटो लगाई जाने लगी। इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया और पुलिस फायरिंग हुई, उसमें लोग मारे गए। अब सवाल ये था, दिल्ली में ये चर्चा इस बात पे चल रही थी कि क्या इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। कई लोग थे कांग्रेस पार्टी में, वरिष्ठ नेता, मंत्री, जो चाहते थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए सरकार को बर्खास्त करने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि ये डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, उसको इस तरह से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। बर्खास्तगी के विरोध में जो लोग खड़े थे, उनमें सबसे मुखर थे फिरोज़ गांधी, इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने 21 जुलाई 1959, 21 जुलाई 1959 को अपनी मित्र डोरोथी नॉर्मन को चिट्ठी लिखी। उसमें इस पूरी घटना के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं संकट के समुद्र में जैसे डूब रही हूँ, हर तरफ से संकट है। उनको सबसे ज़्यादा दुख था, पीड़ा थी, नाराज़गी थी फिरोज़ गांधी के रवैये से, जो उनकी राय से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस पत्र में इंदिरा गांधी ने ये भी लिखा कि हमारे कई मंत्री जो एंटी लेफ्ट समझे जाते थे, वामपंथ के विरोधी समझे जाते थे, एंटी कम्युनिस्ट थे, वो वामपंथी सरकार का केरल के साथ देने लगे। इसलिए समस्या और बढ़ गई और नेहरू कोई फैसला करने में नाकाम थे। उन्होंने ये भी लिखा कि वेस्ट में और US में इस बात की चर्चा हो रही है
कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इनडिसाइसिव है, और बात सही थी। नेहरू तो उसमें इंदिरा गांधी ने ये लिखा है कि मेरे पिता जो है वो डिक्टेटर नहीं हो सकते, लेकिन वो अपने साथियों की बात की अवहेलना भी नहीं कर सकते, खास तौर से गृह मंत्री। उस समय गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी के बड़े करीबी थे। तो ये माहौल चल रहा था। और बता दें, केरल में ईसाई धर्म 52 AD में आया था। सेंट थॉमस लेकर आए थे, जिनको डाउटिंग थॉमस भी कहते हैं, और माना जाता है कि वो जीसस के जो है डिसाइपल थे। तब से केरल में ईसाई धर्म की जड़ें काफ़ी गहरी और फैल चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने अपने मकसद के लिए, और ये जो मैं आंदोलन की बात कर रहा था, जो नंबूद्रिपाद सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लोगों के जरिए केरल में अस्थिरता पैदा करने का पूरा प्रयास किया, उसके लिए पूरी ताकत लगाई। अब इंदिरा गांधी के मन में कोई इस तरह की भावना नहीं थी कि ये चुनी हुई सरकार है। उनको था कि ये कम्युनिस्ट सरकार है और इसको जाना चाहिए, और इसके लिए वो दबाव डाल रही थी। दबाव डालने की स्थिति में इसलिए थी कि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी थी, उनके पिता प्रधानमंत्री थे देश के, तो ऐसे में उनकी बात का वज़न और ज़्यादा हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद फिरोज़ गांधी, और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक किताब है फिरोज़ द फॉरगॉटन गांधी, इसके लेखक हैं बर्टिल फॉक। ये किताब ये है, और इसमें इस घटना का विस्तार से जिक्र है। तो मैंने आपको शुरू में जो टीज़र दिया था शनिवार को, कहा था कि बहुत से फैसले डाइनिंग टेबल पर हुए इस देश में, दुनिया में शायद इतना कहीं नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फैसले एक परिवार ने किए, और इन फैसलों की शुरुआत डाइनिंग टेबल से हुई 1959 में। तीन मूर्ति भवन में इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ रहती थी, फिरोज़ गांधी भी वहीं रहते थे। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज़ गांधी। फिरोज़ गांधी सांसद थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और मुद्दा था केरल में राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे। फिरोज़ गांधी तमाम तरह के तर्क देके, डेमोक्रेसी का, चुनी हुई सरकार का, ये सब तर्क देकर, और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी जिन तत्वों का इस्तेमाल कर रही थी केरल की सरकार को अस्थिर करने का, उसके खिलाफ, कि आप जातीय शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप धार्मिक और कम्युनल शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये बात, इस घटना का पूरा जो है वर्णन जो है वो किया है देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार संपादक जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब में। उन्होंने लिखा है कि डाइनिंग टेबल पर जब ये बहस चल रही थी फिरोज़ और इंदिरा गांधी के बीच में, तो नेहरू जी चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने उसमें दखल देने की या किसी एक के पक्ष में बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। अब आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया जाए या नहीं किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या सरकार को चलने दिया जाए, उसका कार्यकाल उसको पूरा करने दिया जाए। आखिर में फिरोज़ गांधी ने कहा इंदिरा गांधी से कि तुम लोगों को डरा रही हो, तुम फासिस्ट हो। तो ये बात इंदिरा गांधी को फासिस्ट पहली बार अगर किसी ने कहा तो उनके पति फिरोज़ गांधी ने। वो कांग्रेस की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि केरल में राष्ट्रपति शासन लगे। इंदिरा गांधी ने ये सुनने के बाद फिरोज़ गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो गुस्से में तमतमाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिरोज़ गांधी ने उसके बाद पार्टी की एक बैठक में कहा कि ये जो हमने केरल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार किया है, इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये एक दिन हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 1959 में जो हुआ उसके बारे में बर्टिल फॉक ने लिखा है। उन्होंने कहा कि 1959 में जो इंदिरा गांधी ने अपना रवैया दिखाया था, जो अपना अधिनायकवादी रवैया दिखाया था, उसको अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पहचाना होता, 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की गलती न करते। और उस समय एक और चीज़ थी, कांग्रेस में खास तौर से नेहरू का ये मानना था
कि ताकतवर और इंडिपेंडेंट स्टेट वो देश की एक अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए और केंद्र के लिए खतरा है। ये दुविधा जो थी जवाहरलाल नेहरू की, उसका ये भी एक कारण था। और इंदिरा गांधी का, उनका क्या मानना था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, इस तरह की चीज़ें कभी इस परिवार के बारे में सामने आती ही नहीं, अंदर की बातें। इंदिरा गांधी का मानना था कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी मानती थी कि भारत अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो एक संघीय ढांचे में चल सके। इस बात से आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इंदिरा गांधी बार बार राज्य सरकारों को अस्थिर करती थी। 1966 में जब 1966 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी और 1977 इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद तक इन जो है 11 सालों में उन्होंने 29 बार राज्य सरकारें बर्खास्त की। 356 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट रूल लगाया। अपनी पार्टी में भी कि ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों को उनका निर्वाचित कार्यकाल, खास तौर से उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1947 से 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उसके बाद 1980 से 1989 1989 तक रही। इतने सालों में ये 30-40 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा नहीं किया। जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, उस तरह से मुख्यमंत्री फेंटे जाते थे। तो ये जो इंस्टिंक्ट थी उनके अंदर, ये जो भावना थी, वो उनका मानना था कि राज्य कमज़ोर रहेंगे तो केंद्र ताकतवर रहेगा। राज्य अगर मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, ज़्यादा उनको स्वतंत्रता दी गई तो ये देश के विभाजन की भूमिका तैयार कर सकते हैं। कामराज को अगर ये बात 1959 में समझ में आ गई होती, कामराज और उनके साथियों को, तो वो मोरारजी की बजाय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं चुनते। और अगर उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री न चुना होता तो देश में कभी इमरजेंसी जैसा काला दिन न आता, संविधान जो है वो मुलतवी न होता, लोगों के मौलिक अधिकार न छीने जाते। तो जवाहरलाल नेहरू, जिनको उनके इतिहासकार, उनके बारे में लिखने वाले, लेफ्ट लिबरल मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हर तरह की चीज़ें, ऐसी बातें पेश की जाती हैं जिससे उनकी ये छवि और मजबूत हो। लेकिन जो अंदर फॉल्ट लाइंस थी, जो अंदर गड़बड़ था, जब जब नेहरू ने गलती की, भाई शुरुआत तो इसी से हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। तो डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, वो नेहरू की डाली हुई नींव थी, उनका डाला हुआ बीज था, जो आज फैलकर जो है तमाम क्षेत्रीय दलों में पहुंच गया है। दूसरा, इतना बड़ा फैसला डाइनिंग टेबल पे कैसे हो सकता है? पार्टी का फोरम, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात, ये सब हवाई बातें थी। और ये सिलसिला जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक चला। सोनिया गांधी के 20-22 साल के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में ज़्यादातर बड़े फैसले डाइनिंग टेबल पर परिवार के सदस्यों के बीच में हुए। 10 जनपद की डाइनिंग टेबल पर तय हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बड़े बड़े फैसले हुए, वो सब 10 जनपद की डाइनिंग टेबल पर हुए। तो डाइनिंग टेबल का गांधी परिवार से बड़ा गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ता बताता है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में इस परिवार का कभी कोई यकीन नहीं था। डेमोक्रेटिक ढंग से फैसले करने में कोई रुचि नहीं थी। इस परिवार के अनुसार जो वो समझते हैं ठीक है, वही भारत देश के लिए ठीक है, ये माना जाना चाहिए, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। तो जब तक ताकत थी, जब तक जनाधार था, जब तक लोगों के सामने ये एक्सपोज नहीं हुए थे, तब तक ये डाइनिंग टेबल के फैसले देश की किस्मत बनाते बिगाड़ते रहे। अब वो डाइनिंग टेबल के फैसले कांग्रेस को
सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर कोई चिंता नज़र नहीं आती, या चिंता नज़र आती है तो उसके बाद कुछ हो वो नज़र नहीं आता। तो नेहरू से शुरू कीजिए, सोनिया गांधी तक आ जाइए, जो कार्य संस्कृति है वो एक ही तरह की आपको दिखाई देगी, जो सोच है वैसी ही दिखाई देगी। ये परिवार अपने को इस देश का राज परिवार मानता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। आज जो पीढ़ी है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को ये एहसास ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो समय चला गया। वो ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे वही देश चाहेगा, हमारी जो इच्छा होगी वही देश की इच्छा होनी चाहिए, हम जो सही समझते हैं उसी को देशवासी सही समझें। तो फिरोज़ गांधी ने जब ये कहा था कि आप एक जाति और सांप्रदायिकता का मॉन्स्टर खड़ा कर रहे हैं, राक्षस खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ तो कुछ नहीं बोले जवाहरलाल नेहरू। बाद में कहा उन्होंने कि फिरोज़ का ये कथन अक्षम्य है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अपनी बेटी की बातों में आकर उन्होंने एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया, ये अक्षम्य था। डेमोक्रेसी में इसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब परिवार हावी हो जाए और परिवार का हित ही आपको जो है सबका हित नज़र आने लगे तो ऐसे फैसले होते हैं। नेहरू के बारे में आप जितना पढ़ेंगे एक बात आपको समझ में आएगी कि वो किसी भी दृष्टि से डिसाइसिव लीडर नहीं थे। मुद्दों पर उनकी कभी एक स्पष्ट राय नहीं होती थी और उनके फैसलों पर इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। पार्टी में कीर्तनियों की उस समय भी कमी नहीं थी कि जो परिवार कहेगा वही सही माना जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।